नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग फिजिक्स का सेकेंड पेपर का फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टोटली जेई और नीट के सिलेबस पर बेस्ड डिस्कशन होगी और इसमें सारा डिस्कशन जीरो लेवल से अपर लेवल तक मीन्स ए टू जेड सारा थियोरेटिकल डिस्कशंस, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल डिस्कशन भी करेंगे। आज तक जितने भी जेई और नीट में क्वेश्चन आ चुकी है वो सारा क्वेश्चन डिस्कस होगी और इसके साथ साथ वो प्रोबेबिलिटी वाली सारी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिस तरह के क्वेश्चन आने का चांस बनता है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरी समुद्र को मंथन करेंगे। हर एक टॉपिक से मिनिमम 100 to 150 क्वेश्चन डील करेंगे जिससे कि पूरी की पूरी इस टॉपिक पर कॉन्फिडेंस हो जाए और कॉन्फिडेंस इस तरह से आनी चाहिए जिससे कि हमें पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर से पहले ही ऐसा फील हो कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम सॉल्व कर कर ही छोड़ेंगे। तो जब जिस समय ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आती है। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेपर में, इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के सारी प्रॉपर्टीज को अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे जब चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो। मीन्स चार्ज जब रेस्ट में रहेगी तब इलेक्ट्रिक चार्ज की वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करेंगे जिसमें चार्ज स्टैटिक पोजीशन में रहेगी। तो इस ब्रांच को हम नाम रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब है कि इस टॉपिक में पूरा का पूरा चार्ज की ही प्रॉपर्टीज को डील करनी है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि चार्ज होता क्या है, चार्ज इस दुनिया में कैसे आया, चार्ज का जन्म कब हुआ। ये सारे डिस्कशन के लिए इसके बैक हिस्ट्री में जाना होगा। तो बैक हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग पेपर होता है, फिर भी हम इसकी बैक हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक में इंटरेस्ट जगेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमारा चार्ज कैसे कैसे वर्क करती है आगे चल करके। तो हम इसका बैक हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो जिस समय से दुनिया ये बनी, जब साइंस नहीं था उस समय भी और जब साइंस दुनिया में आया इस समय भी, ये सारी घटना हम अपने इर्द गिर्द में हमेशा देखते रहते हैं। जो घटना प्रकृति ने कंट्रोल करती है उसे बोलते हैं नेचुरल फेनोमेना और जो घटना इंसान ने खुद कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं फिजिकल फेनोमेना। तो प्रकृति जब जिस घटना को कंट्रोल करती है और उसमें अगर इंसान को कोई जानकारी नहीं होती है, उसके रहस्य, उसके रीजन, उसके लॉजिक अगर पता नहीं होती है तो हम लोग ये सारी घटनाओं का रहस्य ईश्वर पर छोड़ देते थे। तो साइंस जब डेवलप नहीं हुआ था उस समय जब हम आसमान में ऐसे थंडरिंग होते हुए देखते थे तो हम लोग कहते थे कि ये ईश्वर का काम है, ये इंद्र भगवान करते हैं। जब ज़्यादा थंडरिंग होने लगती थी, ज़्यादा बारिश होने लगती थी तो हम लोग कहते थे कि इंद्र भगवान गुस्से में आ गए हैं। ये उस समय का बात है जब हमारा साइंस डेवलप नहीं हुआ था। उसके बाद हमें एक टाइप का इलेक्ट्रिक ईल नामक फिश भी पाया जाता है जिसको हम टच करते हैं तो ये 800 वोल्ट का हमको शॉक देता है। इतना हाई वोल्टेज का शॉक देता है, ये एक ऐसा वोल्टेज डेवलप करता है जिससे हम लोग इसको टच नहीं कर पाते हैं। तब हम लोग इस पे पहले सोचते थे कि इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ ईश्वर का पावर दिया हुआ है जिससे कि हम लोग को शॉक देता है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
फिर जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करने के बाद जब छोटे छोटे पीस के नज़दीक में लाते थे तो ये पीस अपने ओर अट्रैक्ट करने लगता था। ये सारे घटना के पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, दुनिया में कोई कुछ नहीं जानता था। तब 600 ईस्वी 600 BC ईसा के जन्म के 600 साल पहले एक फिलोसफर जन्म लिया ग्रीक में, जिसका नाम था थेल्स। ए माइलेटस नाम का शहर में जन्म लिया थेल्स ने। इन्होंने एक ऐसा ऑब्जर्वेशन किया जिससे साइंस की दुनिया वहीं से शुरू होना स्टार्ट हो गया। ये हमारे फिलोसफर हैं और साथ साथ मैथमेटिशियन भी हैं। इन्होंने ही एक मैथमेटिक्स बनाई थी सिमिलरिटी, ट्रायंगल का सिमिलरिटी के लिए, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसके साइड का रेशियो प्रोपोर्शन होता है। तो इनका नाम है थेल्स। ये माइलेटस एक ग्रीक का शहर है, वहाँ का रहने वाले हैं, इसलिए इनका फुल नाम है थेल्स ऑफ माइलेटस। इन्होंने 600 BC में एक घटना ऑब्जर्व किया। घटना क्या थी? पहले के ज़माने में एम्बर नाम का एक स्टोन होता था। एम्बर क्या है? तो एम्बर एक ट्री है, उस ट्री से गोंद निकलता है, उस ट्री से जो गोंद चिपचिपा टाइप का लिक्विड निकलता है और वो लिक्विड हवा और धूप के कॉन्ट्रैक्ट में आकर करके कंसोलिडेट हो जाता है और ये स्टोन टाइप का हार्ड हो जाता है और ये येलो कलर के होने के कारण, चमकीला होने के कारण पहले के लोग इसी से ज्वेलरी बनाते थे। तो इसी एम्बर का ज्वेलरी बना हुआ था थेल्स साहब के पत्नी का। तो इनकी पत्नी ने कहा कि जाइए, ज्वेलरी कुछ टूट गया है, उसको जा कर के ठीक करवा करके लाइए, ज्वेलर के पास जा कर के। तो इन्होंने अपनी पत्नी के इस एम्बर के से बना हुआ ज्वेलरी को साफ़ कर रहे थे और साफ़ करने के बाद उन्होंने टेबल पर रखा तो ऑब्जर्व किया कि उस ज्वेलरी के एलोंग छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। तो इन्होंने कहा कि इस तो निर्जीव चीज़ है और निर्जीव चीज़ किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को या किसी भी पार्टिकल को अपनी ओर कैसे खींच सकती है, इसमें तो कोई आत्मा नहीं है। तो इन्होंने बहुत कोशिश किया पता लगाने के लिए कि वास्तव में एक क्यों खींच रहा है। फिर भी इनको फिलॉसफी, इनको थेसिस के अनुसार कुछ ऐसा लॉजिक नज़र नहीं आया। तो इन्होंने कहा कि जब हम एम्बर को अगर कॉटन से या सिल्क से रगड़ते हैं तो उसमें एक आत्मा जागृत हो जाती है और वो आत्मा क्या करता है, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अपने ओर खींचने लगता है। और ये इर्द गिर्द को लोगों को बताया भी, दिखाया भी। तो अब लोग में एक जागरण हुआ कि लोग जागृत हो गए कि एक ऐसा स्टोन है जिसको रगड़ दोगे तो इसमें एक आत्मा डेवलप हो जाती है और वो आत्मा क्या करता है कि छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अपने ओर खींचने लगता है। तो एक हिस्सा और कहानियों में फैलने लगा। तो कुछ लोग क्या किए कि इसका ज्वेलरी बना करके पहनना भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग सोचने लगे कि अगर हम इसका झुमका बना करके पहन लूँ और रात में अगर इसका आत्मा जागृत हो जाए तो मेरा कान ही कबाड़ दे, चाहे कान ही आत्मा काट दे, कान खींच ले, नाक खींच ले, बाल खींच ले, तो फिर क्या होगा। तो ये सारा आडंबर फैलना शुरू हो गया और खिस्सा कहानियों में ये सारा ऑब्जर्वेशन कन्वर्ट हो गया और इसके बाद स्टॉप कर गया। फिर 600 ईस्वी के बाद 300 ईस्वी BC में, मीन्स 300 साल के बाद जब इनका काम ख़त्म हो गया दुनिया से, तो एक और फिलोसफर जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस ने ये इनकी सारी खिस्से कहानी को जब इनको भी सुनने को मिला तो ये सारे खिस्से और कहानियों को
एक बुक में समराइज कर कर के एक बुक पब्लिश किया और नाम रखा अबाउट द स्टोन। मीन्स अबाउट द स्टोन नामक बुक में इनकी सारी किस्से और कहानियों को समराइज कर दिया। और ये हुआ 300 साल के बाद, और उसके बाद एक काम ख़त्म हो गया। इस एम्बर की कहानी इतना ही तक था। मीन्स ये जब एम्बर को हम कॉटन से रब करते हैं तो इनको कहना था कि जब इस एम्बर को हम कॉटन या सिल्क से रब करते हैं तो इसमें एक आत्मा जागृत होती है और वो आत्मा छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अपने ओर खींचने लगती है। अब वो आत्मा कैसे जागृत होता है, कैसे खींचती है, इसको एक वीडियो के थ्रू देखते हैं। ये हमारा एम्बर है और थेल्स ऑफ माइलेटस साहब इनको रब कर रहे हैं सिल्क से, कॉटन से। ये सिल्क से रब हो रहा है। रब करने के बाद इसको जैसे टेबल पर ला करके रखना शुरू किए तो यहाँ से छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर इसके अबाउट अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। तो ये कौन खींच रहा है भाई? ये तो निर्जीव ऑब्जेक्ट है। ये इसको कौन खींच रहा था? तो इसके अंदर एक आत्मा जागृत हो गया और वही आत्मा इसको खींचना शुरू कर दिया। इतना स्टेटमेंट दिए थेल्स माइलेटस साहब ने। मीन्स साइंस की दुनिया यहीं से शुरू हुआ है और उसके बाद बढ़ते बढ़ते कैसे बढ़ेगा वो हम लोग स्टेप टू स्टेप आगे देखते जाएंगे कि कहाँ से हम लोग कहाँ आत्मा से कहाँ हम परमात्मा का सफ़र करते हैं, वो देख आगे की बात होगी। उसके बाद 1600 एडी मीन्स ईसा के जन्म के बाद 1600 साल इधर हुआ, 600 साल पहले हुआ। मीन्स टोटल 2200 साल लगा। तब फिर एक वैज्ञानिक ने जन्म लिया जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट्स। विलियम गिलबर्ट्स ने थियोफ्रेस्टस के लिखा हुआ बुक अबाउट द स्टोन को पढ़ा और पढ़ने के बाद इन्होंने वो सारी घटना जो उसमें बुक में लिखी हुई थी कि एम्बर को जब हम सिल्क से रब्त करते हैं तो वो छोटे छोटे पीस को अट्रैक्ट करता है। तो इन्होंने क्या किया कि दुनिया में जितने टाइप की मटेरियल था वो सारे मटेरियल को सिल्क से रब करना शुरू किया। तो रब करने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक खींचने वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ एम्बर में ही नहीं है, वो बहुत सारे और भी डिफरेंट मटेरियल में है। जैसे ग्लास में है, प्लास्टिक में है, एबोनाइट में है, माइका में है। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको रब कर देते हैं तो वो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अपने ओर खींचती है। लेकिन मेटल में ऐसा नहीं पाया गया। मीन्स कॉपर को रब करते हैं, एल्युमिनियम को रब करते हैं, आयरन को रब करते हैं, तो ये ऐसा ऑब्जर्व नहीं देखा गया। तो इन्होंने कहा कि देयर आर मेनी डिफरेंट मटेरियल बिहेव्स लाइक एम्बर बट मेटल डज नॉट बिहेव्स लाइक एम्बर। ये सारे ऑब्जर्वेशन के बाद ये पहला स्टेटमेंट किया। दूसरी बात इन्होंने पृथ्वी को कहा कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है जिसका 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। पृथ्वी को सबसे पहले मैग्नेट बताने वाले यही वैज्ञानिक है विलियम गिलबर्ट्स ने। और इन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी एक मैग्नेटिक फील्ड से बंधा हुआ है और इसके बारे में इन्होंने एक बुक पब्लिश की डी मैग्नेट नाम का। और इन सारे उपलब्धि के कारण इनको फादर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहा गया। ही स्टेट दैट अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट एंड रोट ए बुक डी मैग्नेट, हेंस ही इज known as father of electricity and magnetism। ए फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद इन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप डिजाइन किया। एक रड है, कंडक्टर का रड है और बीच में सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल एक्सिस डेवलप किया और इस एंड को नुकीला बनाया। और नुकीला बना करके इस पर हम लोग
टेस्ट कर लेते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं और रब करने के बाद जब इसके नज़दीक लाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होने लगती है। मीन्स अगर रब करने के बाद इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये डिफ्लेक्ट कर करके इधर आएगा, यहाँ ले जाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट करके उधर चला जाएगा। तो इससे हम चेक कर लेते हैं कि हम जिस ऑब्जेक्ट को रब किए हैं वो बॉडी चार्ज हुआ या चार्ज नहीं हुआ। चार्ज का मतलब कि उसमें आत्मा जागृत हुआ या आत्मा जागृत नहीं हुआ। लेकिन वो आत्मा जागृत होने की कंसेप्ट थेल्स माइलेटस ने दिए थे। इन्होंने कहा कि नहीं, उसमें आत्मा जागृत नहीं होती है। जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं तो उसमें एक पावर डेवलप हो जाता है और उस पावर से क्या करता है कि ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अपने ओर खींचने लगती है और उस पावर को, उस शक्ति को इन्होंने नाम रखा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक कंसेप्ट कहाँ से आया? तो एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो उसी इलेक्ट्रॉन के नाम पर इन्होंने इलेक्ट्रिक नाम रखा। और चार्ज क्या होता है? एक आवेश होता है। आवेश क्या है? तो आवेश एक पावर है। जब हम लोग को भी कोई दूसरे आदमी इलीगल वर्ड से अगर संबोधित करता है तो हम भी आवेशित हो जाते हैं, हम लोग भी आवेशित हो जाते हैं। तो उस आवेश जो डेवलप होता है, जो गुस्सा डेवलप होता है, उसी को हम आवेश कहते हैं। तो एक गुस्सा इंसान का था और वहाँ जब हम स्टोन को सिल्क से रब करते हैं तो वहाँ स्टोन का जो गुस्सा आ जाता है, उस गुस्से को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इन्होंने वहाँ आत्मा के कंसेप्ट को ख़त्म कर करके एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये एक इलेक्ट्रोस्कोप डिजाइन किया इन्होंने चेक करने के लिए और इसका नाम रखा वर्सोरियम। तो अगला इनका उपलब्धि है, ही हैज़ डिजाइन ए इलेक्ट्रोस्कोप नेम्ड वर्सोरियम फॉर द टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ है कि चार्ज नहीं हुआ है, इसको इसी से चेक करते हैं। अगला बात इन्होंने कहा कि ही हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने कहा कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो उसमें जो खींचने वाली जो इलेक्ट्रिक पावर डेवलप होता है वो कोई पार्टिकल वगैरह नेचर का नहीं होता है, वो लिक्विड टाइप का होता है। इसलिए इन्होंने नाम रखा फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी। अब एक कैसे इन्होंने सोचा, तो इन्होंने घर में बैठ करके अब चाय पी रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, तो देखे कि घर के आलमीरा पर जो एक ऑयल का डब्बा रखा हुआ है, तो उस ऑयल के डब्बे में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल आकर के चपक रही है। तो चपकने के बाद उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये जो ऑयल का डब्बा में जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल चपक रहा है और हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं सिल्क से, उसमें भी चपकना शुरू होता है। इसका मतलब उसमें भी इसी टाइप का कोई ना कोई चिपचिपा लिक्विड निकलता होगा जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं देती है। तो उसको उन्होंने कहा कि वो लिक्विड जो है इनविजिबल है लेकिन स्टिकी टाइप का लिक्विड है, एक फ्लूइड टाइप का मटेरियल है और उसी से छोटे छोटे पार्टिकल उस स्टोन के अबाउट चिपकना शुरू होता है। इसलिए इन्होंने इस कंसेप्ट को कहा फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स चिपकने वाला जो पावर निकलता है रगड़ने पर वो फ्लूइडी नेचर का होता है और नाम रख दिया फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी। फिर ही हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ अ स्टैटिक और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। गिलबर्ट साहब ने कहा कि उससे जो फ्लूइड निकलेगा वो फ्लो करने वाला नेचर नहीं होता है, जहाँ पर रगड़ेंगे वहीं पर निकलेगा, वहीं पर रेस्ट में रहेगा, इसलिए स्टैटिक हुआ। और फ्रिक्शनल नेचर का मतलब जब कब निकलेगा, जब रगड़ेंगे तब निकलेगा। तो रगड़ने के बाद जब निकलता है तो उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अगर हम अपने शरीर को किसी चीज़ से, नुकीले चीज़ से रब कर देंगे तो इससे ब्लड निकलेगा, लेकिन हमारा ब्लड फ्लो करता है। तो उन्होंने कहा कि उस स्टोन को, एम्बर को अगर हम रब करते हैं
तो उससे भी फ्लूइड निकलता है, उससे भी ब्लड निकलता है, लेकिन वो ब्लड स्टैटिक नेचर का होता है, वो फ्लो नहीं करता है। और हमारा जो ब्लड है वो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को नहीं खींचता है, लेकिन एम्बर का जो ब्लड है, एम्बर का जो पसीना निकलता है वो इतना स्टिकी होता है कि छोटे छोटे पीस को अपने ओर खींचने लगता है। ये सारा ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया विलियम गिलबर्ट साहब ने, और इन्होंने ये सारे फिनोमेना को बताया स्टोन के बारे में। तो ये जो हमारा वर्सोरियम इलेक्ट्रोस्कोप है, इसको इन्हीं ने ही डिजाइन किया था, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? ये हमारा है वर्सोरियम, द फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप इन द वर्ल्ड। सबसे पहले यही डिजाइन हुआ था। यूज टू प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हमारा वर्सोरियम इलेक्ट्रोस्कोप है, जस्ट लाइक अर्जुन के तीर की तरह है। अब इसके नज़दीक में हम एम्बर को रब कर करके लाएंगे, और एम्बर को जिधर ले जाएंगे ये उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हैं विलियम गिलबर्ट साहब, इन्होंने ही इसको डिजाइन किया। अब एम्बर को इधर आया तो ये डिफ्लेक्ट करके इधर चला आया, इस एम्बर को अगर इधर लाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट कर करके इधर चला गया। तो अगर ये डिफ्लेक्ट होता है तो हम जान जाएंगे कि ये चार्ज हो गया है, इस पर इलेक्ट्रिक फ्लूइड आ गया है। अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं होती है तो हम कहेंगे कि हमारा ये रब किया हुआ ऑब्जेक्ट, ये एम्बर चार्ज नहीं हुआ। तो इसी से हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कौन बॉडी रब करने पर चार्ज हुआ कि चार्ज नहीं हुआ। तो इसका डिजाइन गिलबर्ट साहब ने किए हैं और नाम रखा गया इसको वर्सोरियम। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला जो वैज्ञानिक है उनका नाम है स्टीफन ग्रे। मीन्स 1600 के बाद हम आ गए 1729, मीन्स फिर 125 साल लगा। 125 साल के बाद स्टीफन ग्रे ने कहा, ग्रे डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द इलेक्ट्रिसिटी कुड बी कंडक्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इन्होंने जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फ्लूइड का कंसेप्ट दिया था विलियम गिलबर्ट्स ने, कि फ्लूइड जो हमारा स्टैटिक नेचर का होगा वो फ्लो नहीं होगा, तो स्टीफन ग्रे ने कहा कि नहीं, ये फ्लूइड को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं, उसको कंडक्ट करा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक ग्लास का रड लिया, एक ग्लास का रड लिया, और इस ग्लास के रड पर एक स्ट्रिंग बांध दिया, और स्ट्रिंग के पास इस एंड पर छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर रख दिया, और यहाँ पर ये रब करना शुरू किए, सिल्क से रब करना शुरू किए। तो यहाँ रब करने के बाद देखा गया कि यहाँ पर कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हो रहा है। तब इन्होंने क्या किया कि इस थ्रेड को पानी से भिगो दिया और भिगोने के बाद ये फिर ग्लास को रब किए। तब रब करने के बाद देखा गया कि ये सारे पीस ऑफ पेपर थ्रेड के अबाउट अट्रैक्ट होने लगा। तब इन्होंने कहे कि हम जो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लूइड जनरेट कर रहे थे रब करने के बाद, वो फ्लूइड यहाँ दौड़ के चला गया और इसको अट्रैक्ट करना शुरू किया। इसका मतलब ये जो फ्लूइड है वो स्टैटिक नेचर का नहीं है, यहाँ से दौड़ करके यहाँ चला गया। लेकिन यहाँ से दौड़ के कब गया? जब ड्राई स्टेट में था तब, कि वेटेड स्टेट में था तब नहीं, जब इसको हम पानी से भिगोए थे तब यहाँ पर गया। इसका मतलब भिगाते हैं तब हमारा फ्लूइड यहाँ से यहाँ मूव करती है। तो दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किए कि यहाँ से ए स्ट्रिंग को हटा करके फिर एक मेटल का वायर लगा दिया।
मेटल का वायर लगा दिया, एल्युमिनियम वायर लगा दिया और फिर इसको रब करना शुरू किया ग्लास को। तब देखा कि हम अब ये एल्युमिनियम वायर को भिगोना नहीं पड़ रहा है, ये डायरेक्ट जैसी रब करते हैं यहाँ खिंचाना शुरू हो रहा है। तब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब है कि हमारे पास नेचर में दो टाइप का मटेरियल है। एक ऐसा मटेरियल जो हमारे इस इलेक्ट्रिक फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, और एक ऐसा मटेरियल है जो फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने देती है। तो जो एक जगह से दूसरे जगह फ्लूइड को जाने देती है उसका नाम इन्होंने रखा कंडक्टर, और जो जाने से रोकती है उसका नाम रखा इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया स्टीफन ग्रे ने 1729 में। मीन्स हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में दो तरह का मटेरियल है। एक ऐसा मटेरियल जो फ्लूइड, इलेक्ट्रिक फ्लूइड को फ्लो करा देती है, और एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड को फ्लो करने से रोक देती है। तो ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इलेक्ट्रिसिटी कुड बी कंडक्टेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। मीन्स विलियम गिलबर्ट्स का स्टैटिक इलेक्ट्रिक फ्लूइड वाले गलत साबित हो गया। मीन्स फ्लूइड जो डेवलप होगा रगड़ने पर वो स्टैटिक नहीं होगा, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कंडक्ट किया जा सकता है। ही डिस्कवरी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर बाय द ग्रे एंड फ्रैंकलिन। द डिस्कवरी ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर और इंसुलेटर का डिस्कवरी किया स्टीफन ग्रे ने भी, और एक फ्रैंकलिन नामक भी एक वैज्ञानिक है, दोनों ने मिल करके इसको बताया। उसके बाद इन्होंने एक और काम किया, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग का मतलब किसी भी बॉडी पर के ऊपर अगर फ्लूइड है और उसको अगर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तब वो सारा का सारा फ्लूइड फ्लो करके अर्थ में चला जाता है और बॉडी हो जाता है न्यूट्रल। और उसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अर्थिंग को। मीन्स एक वायर को, कंडक्टिंग वायर को जब अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अगर इसको भी अगर अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसका सारा इलेक्ट्रिक फ्लूइड फ्लो करके ग्राउंड में चला जाता है, और इसी को हम बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। और अर्थिंग और ग्राउंडिंग का कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया। उसके बाद इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कहा कि जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है वो कंडक्टर हुआ, और जो फ्लो नहीं करने देती है वो इंसुलेटर हुआ। तो हमारा जो बॉडी है वो बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इंसान के बॉडी क्या है? तो इंसान के बॉडी को चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक इंसान को लटका दिया हवा में, रस्सी से सारा पैर हाथ को बांध करके हवा में लटका दिया, और यहाँ ग्लास का एक रड लिया और इसके ऊपर इन्होंने इसको रब किया। और रब करने के बाद इन्होंने इंसान को जहाँ लटकाया हुआ है नीचे बहुत सारे बकेट में छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर रखा गया, और ये ग्लास के रड को रब कर करके इलेक्ट्रिक फ्लूइड डेवलप कर करके इसके बॉडी को टच किया गया। तो देखा गया कि जितने भी पीस ऑफ पेपर नीचे बकेट में रखा हुआ था वो अट्रैक्ट होकर के इंसान के शरीर की ओर आने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ग्लास रड पर जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड डेवलप किया था वो पूरा इंसान के शरीर में फैल गया, और ये उसी पावर के कारण ये नीचे से पीस ऑफ पेपर को खींचने लगा। इसका मतलब हमारा जो बॉडी है इलेक्ट्रिक फ्लूइड को कंडक्ट करती है। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी जो हो गया वो कंडक्टर के लिस्ट में आ गया। इसी कारण हम लोग जब भी बिजली का काम करते हैं तो इंसुलेटिंग ग्लव्स पहन करके करते हैं। डायरेक्ट हाथ से अगर काम करेंगे तो हमारा कंडक्टर का काम करेगा, सारा चार्ज हमारे बॉडी से फ्लो होने लगेगा और कुछ समय के मेहमान रह पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने किया। मीन्स मेन इनका डिस्कवरी हुआ कि पूरी नेचर में जितने भी टाइप का मटेरियल है
वो सब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को कंडक्टर नाम रखा गया और दूसरे को इंसुलेटर। तो इनका इतना ही काम रहा। फिर अगले हमारे आए हैं जिनका नाम है CF डूफे। फिर 1739 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मेटल कैन ऑल्सो बी इलेक्ट्रीफाइड बाई रबिंग इट थ्रू इंसुलेटिंग स्टीम। जो गिलवर्ट साहब ने कहे थे, विलियम गिलवर्ट साहब ने, कि हर बॉडी पर, बहुत सारे बॉडी पर रब कर करके एम्बर टाइप का इफ़ेक्ट ला सकते हैं, लेकिन मेटल पर नहीं ला सकते हैं। तो डूफे साहब ने कहे कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, मेटल को भी अगर रब करेंगे, मीन्स आयरन को रब करें, एल्युमिनियम को रब करें, कॉपर को रब करें, सिल्वर को रब करें, उस पर भी इलेक्ट्रिक फ्लूइड डेवलप होगा, बशर्ते कि उसको हम पकड़े एक इंसुलेटिंग स्टैंड से, इंसुलेटिंग मटेरियल से पकड़ेंगे, तब हमको वो पता चलेगा। अगर हम डायरेक्ट अपने हाथ से पकड़ेंगे तो हमारा हाथ कंडक्टर है और इससे जो भी इलेक्ट्रिक फ्लूइड डेवलप होगा रगड़ने पर, वो हमारे बॉडी से फ्लो कर करके ग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए मेटल पर भी इलेक्ट्रिक फ्लूइड डेवलप होता है, लेकिन पता कब चलेगा, जब उसको इंसुलेटिंग स्टैंड से पकड़ के चेक करेंगे तब। मीन्स मेटल भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लूइड डेवलप कर सकता है। ही हैज़ गिवन टू फ्लूइड थ्योरी नोन एज रीजनस एंड विट्रियस। इन्होंने अब एक फ्लूइड को दो फ्लूइड में बांट दिया। कहा कि जब हम एम्बर को रब करते हैं और ग्लास को रब करते हैं तो दोनों में दो तरह का फ्लूइड निकलता है, और ग्लास में जो फ्लूइड निकलता है उसका नाम इन्होंने विट्रियस रखा, और एम्बर को रगड़ने के बाद जो फ्लूइड निकलती है उसका नाम इन्होंने रेजिनस रखा। क्यों? क्योंकि एम्बर को लैटिन भाषा में रेजिन्स बोलते हैं और ग्लास को लैटिन भाषा में विट्रियस बोलते हैं। इस कारण इन्होंने दो फ्लूइड का कंसेप्ट दिया, और वो कंसेप्ट इन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया सो देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक ग्लास का टुकड़ा लिया, एक ग्लास का रड लिया और एक और ग्लास का रड लिया और दोनों को सिल्क से रब कर दिया। तो सिल्क से रब किया तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फ्लूइड, इस पर भी एक इलेक्ट्रिक फ्लूइड डेवलप हो गया, और ये दोनों को जब नज़दीक में रखा गया तो देखा गया कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगा। दोनों को सिल्क से रब किए, ये भी हमारा ग्लास है और ये भी हमारा ग्लास है। दोनों को रब एक ही मटेरियल से किए हैं, सिल्क से किए हैं। इसका मतलब मटेरियल भी सेम और रब करने वाला भी सेम। इसका मतलब दोनों पर सेम टाइप का फ्लूइड डेवलप हुआ होगा और दोनों एक दूसरे को रिपेल किया। फिर इन्होंने क्या किया, फिर अब दूसरा मटेरियल ले लिया। इन्होंने अब ले लिया एम्बर। ये हमारा एम्बर है, ये भी हमारा एम्बर है, ये भी एम्बर है, ये भी एम्बर है, और ये दोनों एम्बर को भी फिर रब किया गया सिल्क से, और ये दोनों के एक दूसरे को नज़दीक लाया गया तो फिर देखा गया कि ये एम्बर और ये एम्बर भी एक दूसरे को रिपल्सन दे रहा है। तो अगला स्टेप में इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने ग्लास और एम्बर को रब करके नज़दीक में लाया। एक ग्लास को लाया और इसके नज़दीक में एम्बर को लाया। तो ये हमारा एम्बर है और ये हमारा ग्लास है। फिर दोनों को उसी तरह से उसी सिल्क से रब किया। तब देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा। तब इन्होंने निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला कि ये दोनों पर जो फ्लूइड डेवलप हुआ होगा और एम्बर पर जो फ्लूइड डेवलप हुआ होगा, ग्लास के फ्लूइड का डिफरेंट नेचर का है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों पर सेम नेचर का फ्लूइड डेवलप होता तो यहाँ भी रिपल्सन होती। जैसे यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है
तो यहाँ पर भी रिपल्सन हो जाता, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ग्लास और सिल्क और एम्बर पर जो फ्लूइड डेवलप हुआ वो सेम नेचर का नहीं है। एम्बर टू एम्बर सेम नेचर है, ग्लास टू ग्लास सेम नेचर है, लेकिन ग्लास और एम्बर का नेचर डिफरेंट है। इस कारण यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि जब ग्लास को रब करते हैं तो जो फ्लूइड निकलता है उसका नाम इन्होंने विट्रियस रखा, और जो एम्बर पर रब करते हैं तो उस पर जो फ्लूइड निकलता है उसका नाम रेजिनस रखा। विट्रियस का पहला लेटर वी तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिनस का पहला लेटर आर तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि विट्रियस और विट्रियस में रिपल्सन होता है, विट्रियस विट्रियस रिपल्सन करेगा, रेजिनस रेजिनस भी रिपल्सन करेगा, और रेजिनस विट्रियस को लाएंगे तो अट्रैक्शन करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ दो डिफरेंट नेचर का फ्लूइड डेवलप होता है। तो इन्होंने डबल फ्लूइड थ्योरी दिया। द ग्लास इज नोन एज विट्रियस एंड एम्बर इज नोन एज रेजिनस इन लैटिन वर्ड। तो इन्होंने इतना ही कंसेप्ट बताया। पहला कंसेप्ट बताया कि मेटल को भी इलेक्ट्रीफाइड किया जा सकता है, बशर्ते कि उसको इंसुलेटिंग स्टैंड यूज करना पड़ेगा। और दूसरा कहा कि रब करने पर जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड निकलता है वो एक ही टाइप का फ्लूइड नहीं निकलता है, यहाँ दो टाइप का फ्लूइड निकलता है। एक का नाम है रेजिनस और दूसरे का नाम विट्रियस रखा। फिर अगले वैज्ञानिक हैं। अब इस रेजिनस और विट्रियस वाला थोड़ा वीडियो भी देख लेते हैं। ये हमारा है विट्रियस रेजिनस, एम्बर का बना हुआ रड है, और इसको हम सिल्क से रब कर रहे हैं। तो जब इसको सिल्क से रब किए तो इस पर इलेक्ट्रिक फ्लूइड आ गया, मीन्स ये चार्ज हो गया। अब इस चार्ज पर फिर एक दूसरा विट्रियस ला करके इसके नज़दीक में रखते हैं तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तब विट्रियस विट्रियस यहाँ से रिपल्सन होना शुरू हुआ, मीन्स ए भी एम्बर का रड, ए भी एम्बर का रड, दोनों एम्बर टू एम्बर रिपल्सन होना शुरू हो गया। फिर अब एक ग्लास का रड लेंगे। तो इस ग्लास के रड को जब इसके नज़दीक लाते हैं तो ग्लास पर विट्रियस और एम्बर पर रेजिनस, ये अपोजिट नेचर का फ्लूइड है, इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इधर लाएंगे तो इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो उधर अट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अपोजिट नेचर का फ्लूइड का टेस्टिंग हो गया। अब इधर से रड इधर ले जाते हैं तो इधर अट्रैक्ट होगा। अब दो ग्लास को हम लेंगे तो ग्लास 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 को हम विट्रियस बोलते हैं लैटिन भाषा में। तब विट्रियस और विट्रियस रिपल्सन। तो यहाँ भी दो ग्लास रड को अगर रब करेंगे और रब कर करके एक दूसरे के नज़दीक में रखेंगे तो यहाँ भी रिपल्सन होगी। यहाँ रखे दोनों को, दोनों एक दूसरे को रिपेल किया, तब विट्रियस विट्रियस यहाँ से रिपल्सन हुआ। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट किया गया डूफे साहब के थ्रू। तो हमारा इस पर इतना ही काम करना है। ये हमारे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 में इन्होंने क्या कहा? ही हैज़ गिवन वन फ्लूइड थ्योरी, द बॉडी विच लॉसेस इलेक्ट्रिक फ्लूइड becomes negative charge and which acquire electric field becomes positive charge। इन्होंने कंसेप्ट को चेंज कर दिया। जो डबल फ्लूइड थ्योरी था विट्रियस और
रेजिनस वाला इन्होंने फिर कन्वर्ट करके सिंगल में कर दिया। इन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस किया। इन्होंने कहा कि जब दो बॉडी को रब करेंगे तो एक से फ्लूइड निकलेगा, तो जिससे फ्लूइड निकलेगा उसका फ्लूइड दूसरे पर चला जाएगा, तो जो फ्लूइड गेन कर लिया वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो फ्लूइड लॉस कर दिया वो हो जाएगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से कंसेप्ट आ गया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का, जो कि आगे तक भी मॉडर्न फिजिक्स में भी ये वाला चलते रहेगा। मीन्स जो फ्लूइड गेन करेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो फ्लूइड लॉस करेगा वो हो जाएगा निगेटिव चार्ज। मीन्स गेन करने वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और लॉस करने वाला निगेटिव चार्ज होगा। अगर हम इसको फर्स्ट से रब करते हैं और ये अगर कमज़ोर पड़ेगा तो इससे फ्लूइड निकलेगा, और ये फ्लूइड इसका फ्लूइड चल जाएगा फर पर, तब फर पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये लॉस कर दिया तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो ये सिंगल फ्लूइड थ्योरी में कन्वर्सन कर दिए। दूसरा इन्होंने एक डिस्कवर किया लाइटनिंग रड। लाइटनिंग रड ऐसे शंकर जी के त्रिशूल की तरह होती है, और इसको हम मल्टीप्लेक्स पर बड़े बड़े बिल्डिंग पर लगाते हैं, इसको थंडरिंग से प्रोटेक्शन करने के लिए। मीन्स अगर कोई भी लाइटनिंग होगा तो लाइटनिंग को स्टॉप करके उसके सारे चार्ज को ग्राउंडिंग कर देता है, हमारा बिल्डिंग डैमेज होने से प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इस लाइटनिंग या थंडरिंग रड को डिस्कवर इन्होंने ही किया। उसके बाद ही हैज़ गिवन कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन्होंने कहा कि जब दो बॉडी को रब करेंगे तो रब करने से पहले उसके अंदर जितना इलेक्ट्रिक फ्लूइड है और रब करने के बाद भी दोनों बॉडी पर जितना इलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो इलेक्ट्रिक फ्लूइड का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होगा। अगर एक बॉडी पर इस पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लूइड है 5 लीटर और एक और बॉडी है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लूइड है 2 लीटर, तो 5 और 2 7 लीटर दोनों में इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, तो दोनों को अगर रब भी करते हैं तो अगर इसका 5 लीटर से 1 लीटर इस पर चला जाए तो इसका हो जाएगा 3 लीटर और इसका हो जाएगा 4 लीटर, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 7 ही लीटर रहेगा। कहने का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड and not be destroyed, but it can be transferred from one body to another body। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रिक फ्लूइड न बना सकते हैं न इसको बर्बाद कर सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने कहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। काइट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट इनका था। इन्होंने बहुत पहले से ही सपना देख रखा था, बचपन से ही, कि आसमान में जो थंडरिंग होती है वो क्यों होती है, क्या उसके पीछे कोई ईश्वर का काम है या किसी दूसरे चीज़ का काम है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक आसमान में पतंग उड़ा दिया। अब पतंग उड़ाने के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग में एक चाबी मेटेलिक की बांध दिया। की क्यों बांधे, तो इन्होंने कहा कि जब हम इसको आसमान में बादल के पास भेजेंगे और बादल के पास अगर इलेक्ट्रिक फ्लूइड होगा, जो हम रब करने के बाद फ्लूइड बनाते हैं, वैसा ही फ्लूइड अगर उसके पास होगा तो इसके इस स्ट्रिंग के थ्रू वो फ्लूइड कंडक्ट होकर के इसके पास आएगी, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग भीगा हुआ रहेगा बारिश में, तो एक कंडक्टर हो जाएगा और यहाँ से फ्लूइड दौड़ते हुए यहाँ पर पहुँचेगा और मेटेलिक चाबी पर आके स्पार्किंग जब होने लगेगा, मीन्स ऐसा लाइटनिंग होने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे कि आसमान में जो लाइटनिंग होती है वो कुछ नहीं है, वो भी इलेक्ट्रिक स्पार्क है, जैसा स्पार्क हम लोग रब कर करके डेवलप करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। लगा तो बेहोश हो गए। फिर बादल यहाँ पर आया दौड़कर,
और इनको वार्निंग दिया कि हमारे साथ मजाक नहीं करना, मजाक करोगे तो इसी तरह से फ़ोटो में कैच हो जाओगे। बशर्ते कि ये फ़ोटो में कैद नहीं हुए थे, बच गए थे। मीन्स इसने, बादल ने कहा कि मेरे पास लाखों वोल्ट का पावर है और मजाक करोगे, पतंग पतंग खेलोगे तो फ़ोटो में कैद हो जाओगे। लेकिन इनको साथ ऐसा कुछ घटना नहीं घटा, एक छोटा सा शॉक लग कर के बच गए। तब इन्होंने कहा कि आसमान में जो थंडरिंग होती है वो कुछ नहीं है, वही है इलेक्ट्रिक फ्लूइड, जिस फ्लूइड को हम लोग रगड़ कर करके निकाल रहे हैं। तो वहाँ पर रगड़ने कौन गया बादल में? तो इन्होंने कहा कि जब गैसियस मोलिकुल्स लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर करके आती है तब गैस टू गैस मोलिकुल्स के बीच घर्षण होती है, और घर्षण होने के कारण वहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लूइड डेवलप हो जाता है और वो फ्लूइड तैरते रहती है। वही फ्लूइड के कारण हमारा लाइटनिंग होता है, एक जगह से दूसरे जगह लाइटनिंग होती है, आवाज़ आती है, गर्जन आती है। मीन्स वो मिस्ट्री जो इंद्र भगवान के कंसेप्ट पर हम लोग शुरू में काम करते थे, वो रहस्य को इन्होंने सुलझा दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। मीन्स हम लोग 1750 में 600 साल ईसा बीसी से खोजते खोजते 1750 में पहुंच गए, और 1750 में इलेक्ट्रिक फ्लूइड को हम खोज लिया है। लेकिन किस रूप में खोजा है? फ्लूइड के रूप में खोजा है, जो कि यह भी 100% सही नहीं है। अब इसके बाद वाला जो कंसेप्ट हम लोग डील करेंगे वो हमारा कंसेप्ट होगा पार्टिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कोई फ्लूइड नहीं है, वो एक पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मीन्स इस पूरी ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि हमारा 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एटम का फॉर्मेशन होता है, एटम से मॉलिक्यूल्स बनती है, मॉलिक्यूल से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, और उसी क्रिस्टल से डिफरेंट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, और इस मटेरियल से पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि का फॉर्मेशन होता है। ये थ्योरी इसके बाद अब चलेगा, जो कि 1808 ईस्वी में फिर एक नया वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम है डाल्टन साहब ने। और डाल्टन साहब ने दुनिया में फिर एक नया तहलका मचा दिया, कंसेप्ट ऑफ एटम, और एटम का तहलका दुनिया में चलने लगा। तो फिर एटम क्या होती है वो अब इसके बाद डिस्कशन करेंगे, और उस एटॉमिक थ्योरी से फिर एक नया चार्ज निकाल करके लाएंगे, वही मेन एक्चुअल चार्ज होगा। अभी तक जो है वो 100% सही नहीं है, लेकिन हमारा साइंस धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे हम अपने टारगेट की ओर जा रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो अभी तक एक शौक लगा, और शौक लगने के बाद अब फिर नया वैज्ञानिक आएंगे और उनका नाम है डाल्टन साहब। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट करेंगे। आज यहीं इतना ही। थैंक यू।